Hari Om. This is Shiveshwar here, going to teach you some important MCQs which have been asked in previous year examination like NET, JRF, KCI, YCB, etc., which helps you to enhance your knowledge of yoga subjects as well as helps to crack this examination. Let us start our first question. The most important yoga practice for management of sinusitis are साइनसिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट योगा प्रैक्टिस है वो इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला नेति क्रिया, दूसरा कपालभाति, तीसरा अर्धचक्रासन और चौथा मयूरासन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझते हैं कि साइनसिटीज़ का प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर कई सारे साइनस रीजन होते हैं। उसमें से ये जो आपका डार्क पार्ट है, ये साइनस रीजन जो हमारे नेजल रीजन के आसपास होता है, वो साइनस रीजन यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। तो जो हमारा साइनस रीजन होता है वो जनरली ईयर से फिल्ड होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ़्ट साइड जो इंडिकेट कर रहा है वो हेल्दी साइनस को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो राइट साइड साइनस का पार्ट है वो हमारा साइनसिटीज़ की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। तो साइनस में जनरली होता क्या है कि ड्यू टू ये जो हमारा कैविटी होता है साइनस का, इस पे एक्स्ट्रा म्यूकस वगैरह जमा हो जाने से इस पे बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं और इसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, जिसके कारण म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है और नोज़ से हमेशा म्यूकस सिक्रेट होते रहता है। जब भी मौसम से वगैरह चेंज हो, ठंडे का मौसम हो या कुछ ठंडे खाने पीने की वजह से बार बार सर्दी जुकाम वगैरह होने लगता है और म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है। चूँकि यहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूकस आप देख सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है एक्स्ट्रा म्यूकस को। जब यहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूकस वगैरह जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें बैक्टीरियाज वगैरह पनपने लगते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। और जनरली इसमें ठंडे से एलर्जी हो जाता है। जब भी ठंडा हो तो सर्दी वगैरह ज़्यादा होने लगता है, म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। ये साइनस का प्रॉब्लम है। तो साइनस के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या कह सकते हैं उसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी यौगिक क्रिया, जिसमें 4 यौगिक क्रिया दिए गए हैं, वो उपयोगी है। जिसमें पहला है नेति क्रिया, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अर्धचक्रासन और चौथा है मयूरासन। तो देखते हैं क्या नेति क्रिया साइनस की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता है। तो बिल्कुल, जो नेति क्रिया में कई सारी नेति की क्रिया हैं, जैसे जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति, दुग्ध घृत। तो ये नेति के जो अभ्यास हैं साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करने में या कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेति में जनरली होता क्या है, लुक और वाटर, सलाइन वाटर को नेति पोर्ट के थ्रू अगर हम जल नीति का अभ्यास कर रहे हैं तो वन नोज़ पे डाला जाता है और सर्टन एंगल बनाते हुए दूसरे नोज़ से डिस्चार्ज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो साइनस रीजन में जो इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, बैक्टीरियाज वगैरह उसमें पनप रहे हैं, तो उसे वो कंट्रोल मारने लगता है और ठीक करने लगता है। तो रेगुलर अभ्यास से साइनस का प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। रबड़ नीति, सूत्र नीति के अभ्यास से भी साइनस को कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। नेति क्रिया के विषय में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपने चैनल्स पे मैंने ऑलरेडी नीति पे, जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति पे वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। दूसरा अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति 3 तरह का होता है, व्युत्कर्म, शीतकर्म और वातकर्म। व्युत्कर्म कपालभाति में होता क्या है, नोज से वाटर लिया जाता है और माउथ से उसे बाहर निकाला जाता है। शीतकर्म में जस्ट उसके उल्टा, माउथ से वाटर चार्ज किया जाता है और नोज से डिस्चार्ज किया जाता है। और वातकर्म कपालभाति जिसे अभी मॉडर्न टाइम में कपालभाति प्राणायाम के रूप में यूज किया जाता है, कपालभाति प्राणायाम के रूप में, जिसमें एक्टिव एक्सलेशन और पैसिव इनहेलेशन होता है। श्वास हम फोर्स के साथ छोड़ते हैं, पेट अंदर और श्वास बाहर, और जब श्वास
अंदर आती है, वो स्वाभाविक रूप से अंदर आती है। तो कपालभाति का जो प्राणायाम है ये हीटिंग अभ्यास है। तो ये भी नोज़ को ड्राई करने में और जो साइनस रीजन की इन्फेक्शन है उसे ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और व्युत्कर्म और शीतकर्म कपालभाति भी नेजल रीजन की क्लींजिंग में हेल्प करता है। तो कपालभाति भी साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तीसरा अभ्यास है अर्धचक्रासन। तो अर्धचक्रासन में होता क्या है, ये बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर है। जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारा चेस्ट ओपन होता है। चेस्ट ओपन होने से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे नोज़ के अंदर जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नोज़ के अंदर जाने से होता क्या है कि जो साइनस रीजन में एक्स्ट्रा म्यूकस वगैरह है जो नेजल कैनल को ब्लॉक कर रहे हैं वो ब्लॉकेज ओपन होता है, और ये नोज़ को ड्राई करने में, जो एक्स्ट्रा म्यूकस है उन्हें कंट्रोल करने में, उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अर्धचक्रासन भी साइनस के लिए काफ़ी अच्छा है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है, और हार्ट वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। अगला अभ्यास है मयूरासन का अभ्यास। मयूरासन में होता क्या है कि जनरली हैंड के सपोर्ट से एल्बो के ऊपर, एल्बो को नाभि के दोनों साइड रखते हुए हैंड के ऊपर पूरे शरीर का बैलेंस बनाना होता है। पूरे शरीर का शेप मयूर की तरह हो जाता है। तो इसमें मयूरासन का जो अभ्यास है जनरली जठराग्नि को प्रदीप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और हमारे उदर से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी यूजफुल है। जैसे कि सपोज दैट किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो तो मयूरासन से पेनक्रियाज को एक्टिव करने में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए मयूरासन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कंस्टिपेंसी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम के लिए, और उधर से रिलेटेड अदर डिजीज़ के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी, डाइजेस्टिव फायर्स जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, जठराग्नि काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसका हमारे साइनस रीजन पे, साइनस पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव खास पड़ता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, ये साइनस के मैनेजमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन एक में क्या है कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये सही है बिल्कुल। BCD चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बी में दे रखा है 1, 3 एंड 4, तो 4 तो ऐसे भी है नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ सूर्यभेदी प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। सूर्यभेदी प्राणायाम के अनुसार, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्यभेदी प्राणायाम का बेनिफिट क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्यूरिफाई द फ्रंटल साइनस, डिस्ट्रॉय वर्म्स, बैलेंस द वायुज और रिमूव द हंगर एंड थ्रस्ट। तो सूर्यभेदी प्राणायाम का हठ योग प्रदीपिका में वर्णन मिलता है। हठ योग प्रदीपिका यदि आप देखें द्वितीय उपदेश, हठ योग प्रदीपिका में जनरली 4 उपदेश का वर्णन है। उपदेश इसे हम अध्याय कह सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने अध्याय को उपदेश कहा है। तो द्वितीय उपदेश, किसी किसी बुक्स में 5 उपदेश भी मिलते हैं। अभी कुछ अपडेट करके 5वां चैप्टर ऐड किया गया, अदरवाइज उसमें 4 चैप्टर हैं, 4 ही उपदेश हैं। तो द्वितीय उपदेश के अगर आप श्लोक नंबर 48, 49 और 50 देखें तो उसमें सूर्यभेदी प्राणायाम के विषय में बताया गया है, उसकी विधि और उसके लाभ। तो उस पर बताया गया है कि सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास से, स्वामी स्वात्माराम कहते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास से फ्रंटल साइनस जो है प्यूरिफाई होता है। ये हमारे फ्रंटल साइनस को प्यूरिफाई करता है। दूसरा उन्होंने बताया है कि वर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, जो जर्म्स वगैरह, वर्म्स वगैरह होते हैं उसे भी डिस्ट्रॉय करता है। और ये सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास वायु को भी बैलेंस करता है। वात संबंधित समस्याओं के लिए काफ़ी उपयोगी, और हमारे शरीर के जो वायु हैं उनको बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और चौथा जो ऑप्शन है हमारा रिमूव्स हंगर एंड थ्रस्ट। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया है सूर्यभेदी प्राणायाम के विषय में कि हमारे भूख और प्यास को बुझाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शीतली और शीतकारी प्राणायाम के विषय में ऐसा वर्णन जरूर मिलता है हमारे एंशिएंट लिटरेचर शास्त्रों में, योगिक शास्त्रों में। लेकिन सूर्यभेदी प्राणायाम
के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 सही होगा। देखते हैं कोड्स में ए पे कहा गया है कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए सही होगा। सूर्यभेदी प्राणायाम में जनरली होता क्या है, जो हमारा हठ योग प्रदीपिका में विधि बताया गया सूर्यभेदी प्राणायाम करने का, उसमें राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेना है और राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ना है। ये स्वामी स्वात्माराम बताते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास, और इसी को कंटिन्यूस हमें रिपीट करना है। धीमी गति से राइट से श्वास लेंगे और बाहर छोड़ेंगे अंतकुंभक करने के बाद। लेकिन अगर आप घेरण संहिता में सूर्यभेदी प्राणायाम का अध्ययन करें तो घेरण संहिता में जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से पब्लिश होती है, उसमें स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने जो व्याख्या दिया है वो उन्होंने सूर्यभेदी प्राणायाम का व्याख्या में वो बताते हैं कि राइट से ही श्वास अंदर लेना है, राइट से ही श्वास अंदर लेना है, अंतकुंभक करना है, देन जालंधर बंद और मूल बंद लगाना है, देन फिर राइट से ही श्वास बाहर छोड़ना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है यदि आप हठ योग प्रदीपिका पढ़ें और यदि आप घेरण संहिता पढ़ें, तो इन दोनों में सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एंसेंट लिटरेचर में कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनकी विधि और लाभ में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, डिफरेंस है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अकर्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ विच आसना। 4 आसन दिए हुए हैं, भुजंगासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तासन और धनुरासन। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है हमारा, इनमें से कौन कौन से आसन्स हैं, 4 आसन्स का नाम दे रखा है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन या कहें तो मेरुदंड जिससे का बेंडिंग जो होता है बैक की ओर मतलब पीछे की ओर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर्स में, ये है भुजंगासन का फिगर। भुजंगासन में आप देख सकते हैं जो हमारा स्पाइन है, ये स्पाइन है वो पीछे की ओर मुड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भुजंगासन जो है हमारा, भुजंगासन के अभ्यास से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर हम कहें तो हमारा स्पाइन है वो पीछे की ओर फोल्ड होगा। दूसरा है वज्रासन। वज्रासन जैसे कि हम जानते हैं एक सिटिंग पोस्चर है जिसमें हम बैठ के वज्रासन का अभ्यास करते हैं और इसमें हमारा हैंड्स नी पे होता है, तो ये इस पे स्पाइन जो होता है हमारा बिल्कुल इरेक्ट होता है, इसमें स्पाइन फोल्ड नहीं होता है। तीसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है जिसमें होता क्या है कि हमारा बॉडी सामने की ओर फोल्ड होता है, तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है, तो इसमें स्पाइन जो है हमारा फॉरवर्ड की तरफ बैंड होता है ना कि बैकवर्ड बेंडिंग होता है। चौथा है अभ्यास है धनुरासन। ये फिगर्स आप देख सकते हैं धनुरासन का। धनुरासन में अगेन जो हमारा स्पाइन है आप देख सकते हैं स्पाइन हमारा पीछे की ओर बैंड होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 4 है, इन दोनों में हमारा स्पाइन मेरुदंड या तो कहें वर्टिब्रल कॉलम पीछे की ओर बैंड होता है, तो ऑप्शन 1 एंड 4 सही होगा। अब हम देखते हैं अपने कोड्स में, कोड ए है 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो 1 तो ठीक है लेकिन 2 गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 2 एंड 4 आर करेक्ट, 2 और 2 गलत है, 4 सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 एंड 4 आर करेक्ट, हाँ 1 एंड 4 आर करेक्ट। 1 में भुजंगासन है, 4 में धनुरासन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेवल असर्शन ए एंड रीजन आर इंडिकेट योर आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव बिलो। 2 ऑप्शंस 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन दूसरा रीजन। तो असर्शन है कि प्रैक्टिस ऑफ शवासना एंड ध्यान इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ ए पर्सन। असर्शन कह रहा है कि हमारा प्रैक्टिस, शवासन का प्रैक्टिस और ध्यान का प्रैक्टिस इम्प्रूव करता है मेमोरी ऑफ ए पर्सन। और रीजन कह रहा है मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलैक्सेशन
practice of yoga improves this function of brain to increase the memory. समझते हैं एसर्सन ए जो है प्रैक्टिस ऑफ शवासना एंड ध्यान और श्वासन के प्रैक्टिस से मेमोरी ऑफ ए पर्सन इम्प्रूव्स। जो भी व्यक्ति श्वासन का प्रैक्टिस कर रहा है या फिर ध्यान का प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका मेमोरी का फंक्शन जो है इम्प्रूव होगा, मेमोरी पावर इम्प्रूव होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। होता क्या है कि जब हम श्वासन का अभ्यास करते हैं या फिर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा माइंड जो है काफ़ी रिलैक्स होता है तो उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है। तो स्टेटमेंट जो है हमारा असर्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि रिलैक्सेशन श्वासन जो है एक रिलैक्सेशन पोस्चर है, तो रिलैक्सेशन के अभ्यास से या फिर ध्यान वगैरह के अभ्यास से, मेडिटेशन से होता क्या है कि हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग काफ़ी इम्प्रूव होने लगता है। जब ब्रेन रिलैक्स करता है तो उसका कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। रीजन कह रहा है कि मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है कि मेमोरी जो है हमारा वो क्या है, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। मेमोरी में जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होते हैं, उनकी इनकोडिंग होती है और वो दोबारा रिकॉल भी किए जाते हैं। ठीक है, अगला इसमें कहा जा रहा है स्टेटमेंट, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस ऑफ योगा इम्प्रूव दिस फंक्शन ऑफ ए ब्रेन टू इंक्रीज द मेमोरी। बिल्कुल सही बात है। जब हमारा ब्रेन रिलैक्सेशन पोस्चर जैसे श्वासन जैसे अभ्यास अगर हम करते हैं या फिर योग निद्रा या फिर ध्यान किसी भी अभ्यास को हम करते हैं जिससे हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने पे होता क्या है कि जो हमारे ब्रेन के जो ऑर्गन्स हैं उनके वर्क करने की क्षमता, उनकी फंक्शनिंग बढ़ने लगती है। जब उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है तो मेमोरी पावर भी है जो इम्प्रूव होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रीजन भी, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन जो है हमारा बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब हम देखते हैं अपने कोड में बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द पंच कोसा इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम द ग्रोस टू सटल, यूज द कोड्स गिवन बिलो। 5 कोड्स दे रखे हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, अन्मय कोश और विज्ञानमय कोश। तो हमारा जो शरीर है योग की थ्योरी के अनुसार वो 5 कोषों में डिवाइड है। पंचकोश, हमारे शरीर को योग कहता है कि ये 5 कोषों में डिवाइड है, जिसे पंचकोश कहा जाता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, वो 5 कोष होते हैं, आनंदमय कोश, अन्मय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इसमें कहा जा रहा है कि ग्रोस टू सटल हमें सीक्वेंस बताना है। तो ग्रोस से सटल आपको समझना पड़ेगा। ग्रोस मतलब स्थूल और सटल का मतलब सूक्ष्म। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस डायग्राम को आप याद रख लीजिए। इस डायग्राम से इस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रोस टू सटल अगर बात किया जाए तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ये है हमारा ग्रोस और ये है हमारा सटल। तो ग्रोस का बात करें तो हमारा ग्रोस जो है, ग्रोस शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है वह है अन्नमय शरीर। देन फिर उसके बाद प्राणमय, हम सटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मनोमय, देन विज्ञानमय, देन आनंदमय। अन्नमय शरीर उस शरीर को हम कहते हैं जिस शरीर को आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जो हमारा हार्ड मास का शरीर है उसे अन्नमय शरीर कहते हैं, जिसका निर्माण भोजन के थ्रू होता है, अन्न के थ्रू होता है, इसलिए इसे अन्नमय शरीर कहा जाता है। दूसरा शरीर है हमारा, ये हो गया अन्नमय शरीर। दूसरा हो गया हमारा प्राणमय शरीर। प्राणमय शरीर को ऊर्जा शरीर भी आप कह सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन जो होता है मनोमय शरीर और अन्नमय शरीर के बीच में होता है ऊर्जा शरीर। तीसरा जो हमारा कोष है, पार्ट है, वह है मनोमय शरीर। मनोमय शरीर वह शरीर जहाँ पे हमारा विचारों को उत्पन्न होना, डिस्ट्रॉय होना, जहाँ पे हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, वो मनोमय शरीर है। चौथा है हमारा
विज्ञानमय शरीर जो तर्क वितर्क, क्रिएशन, रिसर्च वगैरह जो होते हैं वो विज्ञान में शरीर का काम है। फिर पांचवा है जो सबसे सूक्ष्म होता है, सटल होता है, वो है हमारा हमारा आनंदमय कोश या आनंदमय शरीर। तो आनंदमय कोश होता है, यहीं पे हमारा सॉल का वास होता है, ऐसा योग की थ्योरी कहा जाता है। योग का डिफिनेशन, एक डिफिनेशन योग का ये भी है कि योग जो है हमें अन्नमय शरीर से आनंदमय शरीर की ओर ले जाता है। योग का अभ्यास, चूँकि प्रारंभ में हर व्यक्ति अपने अन्नमय शरीर को ही मैं मानता है, लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना जो है सूक्ष्म होती जाती है और हम अपने शरीर के सूक्ष्म स्तर की ओर बढ़ने लगते हैं। अन्नमय शरीर से प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर से मनोमय शरीर, देन विज्ञानमय शरीर, देन आनंदमय शरीर। जब हम धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं तो ये आनंदमय शरीर में उस समय हम होते हैं। और कहा जाता है जब ध्यान की अवस्था में हम पहुंचते हैं तो हमें काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस समय हमारा चेतना जो है आनंदमय कोष पे होता है और हम एक अद्भुत परमानंद की अनुभूति करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा कोड। आप समझ चुके होंगे कि ये ऑर्डर जो है ग्रोथ से सटल की ओर कौन सा आपको रखना है। सबसे पहले अन्नमय शरीर, देन प्राणमय शरीर, देन मनोमय शरीर, देन विज्ञानमय शरीर। तो सबसे पहला जो हमारा है क्या है, आनंदमय अन्नमय शरीर। तो अन्नमय शरीर ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, देन फिर प्राणमय शरीर ये हमारा सेकंड हो जाएगा, देन फिर थर्ड मनोमय शरीर, देन फोर विज्ञानमय शरीर, देन फाइव आनंदमय शरीर। ये हमारा कोड हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमें लेना है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश तो यह है फोर्थ में सी एंड डी में है। देन सेकेंड हम देखते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश दोनों में है, टू। देन थर्ड है हमारा मनोमय कोश। थर्ड है हमारा मनोमय कोश जो वन में है, वन दोनों में है। फिर हम अगला देखते हैं थर्ड के बाद फोर्थ है हमारा विज्ञानमय कोश। फोर्थ है विज्ञानमय कोश जो फिफ्थ में है। तो फिफ्थ किस में दे रखा है, डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट एक्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे फिर सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का प्रूव्ड इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, डिक्रीज स्ट्रेस, नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर, नॉर्मलाइज ब्लड शुगर एंड इंक्रीज कार्टिसोल। तो जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हमें पता है, यहाँ पे आप फिगर्स देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं आप मेडिटेशन के जो मुख्य बेनिफिट हैं वहाँ यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो इस पे दे रखे हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारा माइंड काफ़ी रिलैक्स फील करता है। रिलैक्स फील करने से क्या होता है कि स्ट्रेस हमारा काफ़ी डिक्रीज करने लगता है, कम होने लगता है, स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होने लगता है। तो ये तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ये जनरली साइकोसोमेट्रिक प्रॉब्लम है। कह सकते हैं कि इसका जो रूट काउज है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, और भी कई सारे रीजन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के कारण ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक मेजर जो रीजन है इसका वह है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस है, तो यदि हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और स्ट्रेस से अगर हमें रिलीफ मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर से भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 सी का। तो नॉर्मलाइज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है, शुगर का जो प्रॉब्लम है, ये भी साइकोसोमेट्रिक प्रॉब्लम है। इसका भी रिलेशन स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा होता है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स, मोटापा एंड अदर फैक्टर्स भी हैं। तो जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो उससे स्ट्रेस अगर हमारा कम होता है तो ब्लड शुगर को भी नॉर्मलाइज करने में हमारा हेल्प करेगा। तो ये भी हमारा सही है। अब जो हमारा अगला आंसर है इंक्रीज कार्टिसोल।
कार्टिसोल क्या होता है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन मेडिटेशन के अभ्यास से कार्टिसोल इंक्रीज होता है, ऐसा कोई प्रूव्ड इफेक्ट मेडिटेशन के जो साइंटिफिक रिसर्च हुए उसमें ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि इसे कार्टिसोल जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है वो इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का प्रूव्ड इफेक्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज कार्टिसोल, ये नहीं है। तो आंसर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज कार्टिसोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पॉजिटिव एटीट्यूड, हैप्पीनेस, लाइटनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड कंसाइसनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन ए रजोगुना, ऑप्शन बी सत्वगुना, ऑप्शन सी रजो एंड तमोगुण एंड ऑप्शन डी तमोगुण। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ योग, जो इंसान का गुण होता है, करेक्टर होता है, वो तीन तरह का होता है, या तो सत्वगुणी, या तो रजोगुण, या तो फिर तमोगुण। तो सत्वगुण करेक्टर जो होता है वो जनरली हम थोड़ा समझते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में अंतर क्या है, जिससे आप ये क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो सत्वगुणी व्यक्ति हम किसे कहेंगे? जो व्यक्ति पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच रखता है, दूसरे के प्रति सद्भावना रखता है, जो अहिंसा में मतलब हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा में विश्वास रखता है, जो सत्य के राह में चलता है, भक्ति के राह में चलता है, आध्यात्मिकता के राह पे चलता है, और अपने साथ साथ मतलब समाज का भी कल्याण चाहता है, सबका भला चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे सत्वगुणी व्यक्ति। लेकिन अगर हम बात करें रजोगुणी व्यक्ति की, तो रजोगुणी व्यक्ति सेल्फिश होगा, वो सिर्फ अपना भला चाहेगा, वो थोड़ा लालची होगा, वासना वगैरह से वो ग्रसित होगा, और ईर्ष्या वगैरह उसमें होगा। इस तरह के गुण जो होंगे वो जो है रजोगुण व्यक्ति में होगा। तीसरा जो हमारा गुण है वो तमोगुण। तमोगुण जिन व्यक्ति में होगा वो दूसरे का बुरा करके अपना भला करना चाहेंगे, दूसरे के टांग खींच के, दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ना चाहेंगे। वो हमेशा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, व्याभिचार वगैरह से ग्रसित होंगे। तो ऐसे गुण जिन व्यक्तियों में होगा उन्हें तमोगुणी कहेंगे। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से आप जो करैक्टर से आप समझ सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव गुण होंगे वो सत्वगुण के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला हमारा गुण बताया गया है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि सकारात्मक, और हैप्पीनेस, लाइटनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब कि अगर हमारे जीवन में हमारा सोच विचार पॉजिटिव है, हम खुश रहते हैं, हल्केपन का महसूस करते हैं, और हमारी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, हम स्पिरिचुअल हैं, तो ये सब सारे गुण जो हैं सात्विकता को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्व गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी, सत्व गुण। ये सारे गुण जो हैं सत्व गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्व गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन दो स्टेटमेंट दे रखा है, एसर्शन एंड रीजन। तो एसर्शन ए में कहा गया है कि बाय द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम द माइंड कैन अटेन द कैपेबिलिटी ऑफ धारणा। प्रैक्टिस, प्राणायाम के प्रैक्टिस से माइंड जो है कैपेबल हो जाता है धारणा के लिए। अब रीजन कह रहा है प्राणायाम इज द टेक्निक ऑफ वॉलेंट्री रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग विच इनेबल्स द माइंड फॉर प्रैक्टिसिंग धारणा। प्राणायाम जो है टेक्निक है वॉलेंट्री रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने ब्रीदिंग पे, श्वास पे स्वैच्छिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। विच इनेबल्स द माइंड फॉर प्रैक्टिसिंग धारणा, जो हमें
धारणा के अभ्यास के लिए हमारे ब्रेन को इनेबल बनाता है, योग्य बनाता है। तो ये अगर आप पतंजलि योग सूत्र का, महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र का अगर आप अभ्यास करें, अध्ययन करें, तो उसमें साधना पाद, जो सेकंड पाद है महर्षि पतंजलि ने बताया है साधना पाद, उसके श्लोक नंबर 53 पे, साधना पाद के श्लोक नंबर 53 पे उन्होंने प्राणायाम का लाभ बताया है, जिसपे वो कहते हैं धारणासु च योगता मनसा, मतलब कि प्राणायाम के अभ्यास से मन जो है धारणा के योग्य हो जाता है। अगर हम निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मन जो है धारणा के योग्य हो जाता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है, स्टेटमेंट और जो रीजन बताया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पतंजलि योग सूत्र याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज उसके कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो साधना पाद के श्लोक नंबर 53 पे मिलता है धारणासु च योगता मनसा, मतलब कि धारणा से मन जो है योग्य हो जाता है, प्राणायाम से मन जो है योग्य हो जाता है धारणा के। तो असर्सन में कुछ ऐसा ही कहा गया है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम द माइंड कैन अटेन द कैपेबिलिटी ऑफ धारणा। तो इस सूत्र से हम कह सकते हैं कि असर्सन हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे प्राणायाम का डिफिनेशन दिया गया कि प्राणायाम जो है टेक्निक है वॉलेंट्री रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है, प्राण जोड़ आयाम। आयाम का मतलब भी होता है कंट्रोल या एक्सपेंशन, तो प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम है, या फिर कह सकते हैं प्राणों का एक्सपेंशन आयाम ही प्राणायाम है। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस कहा जा रहा है विच इनेबल्स द माइंड फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ धारणा। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया ही है कि प्राणायाम के अभ्यास से माइंड जो है हमारा, मन जो है हमारा धारणा के योग्य हो जाता है। तो रीजन भी सही है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा ए का। अब हम देखते हैं कोड ए कर रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ फिगर्स में, अगर हम पतंजलि योग सूत्र का बात करें तो पतंजलि योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसके कारण उसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहाँ जो हमारा 4 लिम्स है वो प्राणायाम है, और प्राणायाम के अभ्यास से महर्षि कह रहे हैं पतंजलि कि मन जो है धारणा के योग्य हो जाता है। तो हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो अभ्यास है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसे हम बहिरंग योग कहते हैं। ये हमारा चारों बहिरंग योग कहलाता है। और जो ये 3 अभ्यास हैं धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारा अंतरंग योग कहलाता है। बीच में बच गया प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है सीढ़ी का काम करता है, किनके बीच? बहिरंग और अंतरंग योग के बीच। जो हमारा बहिरंग योग है उसे अंतरंग योग के बीच, मतलब जो बहिर्मुखी ध्यान है उसे अंतर्मुखी बनाने का काम प्रत्याहार कहता है, या फिर बहिरंग योग है उसको अंतरंग योग में कन्वर्ट करने का काम हमारा प्रत्याहार करता है। तो प्रत्याहार दोनों के बीच सीढ़ी का काम करता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कुछ सोर्सों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को भी बहिरंग योग बताया गया है और धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग बताया गया है। कुछ सोर्स ऐसे भी मिलते हैं जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम को बहिरंग बताया गया है, और बाकी जो 4 हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग बताया गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि बहिरंग, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार बहिरंग योग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अंतरंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि आर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग का जो प्रैक्टिस है उसका पर्पस क्या है।
4 पर्पज बताए गए हैं, विवेक ख्याति, समाधि भव, कैवल्य प्राप्ति और कलेश तनुकारा। तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करते हैं तो पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद में सेकेंड पार्ट जो है हमारा साधन पाद, उसका पहला ही सूत्र क्रिया योग के विषय में है। पहला सूत्र कहता है कि तपः स्वाध्यायश प्राणिधानानि क्रिया योगा, मतलब कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान जो है क्रिया योग है। क्रिया योग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने बताया है क्या क्या। पहला तप, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा ईश्वरीय प्राणिधान। ये तीनों को महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग बताया गया है। अब श्लोक नंबर 2 पे वो बताते हैं इसके पर्पज के विषय में, लाभ के विषय में, कि क्रिया योग से क्या फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो श्लोक नंबर 2 पे बताते हैं, ये उन्होंने बताया है श्लोक नंबर 1 पे। श्लोक नंबर 2 पे वो कहते हैं कि समाधि भावनार्थ कलेश तनु कारणास्थच। तो इस पे वो कहते हैं कि श्लोक नंबर 2 पे क्रिया योग से बेनिफिट क्या मिलेगा। तो उसमें कहते हैं कि समाधि की अवस्था में क्रिया योग का अभ्यास जो है समाधि की अवस्था में पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा कि क्रिया योग के अभ्यास से जो कलेश हैं वह ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उनका कलेश जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो वो बेनिफिट बताते हैं क्रिया योग का, वो ये बताते हैं कि लीड्स टू समाधि, मतलब कि समाधि की प्राप्ति, समाधि की ओर क्रिया योग का अभ्यास जो है हमें साधक को समाधि की ओर ले जाता है। दूसरा कि ये जो है कलेश को ख़त्म करने में या कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 5 प्रकार के कलेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांचों प्रकार के कलेशों को ये मिनिमाइज करता है, कम करता है, या तो कह सकते हैं ख़त्म करता है क्रिया योग का अभ्यास। तो अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं। विवेक ख्याति, ये तो सही नहीं है क्योंकि इसमें उन्होंने कहीं भी विवेक ख्याति की बात नहीं की है। वो कहते हैं कि समाधि भावनार्थ कलेश तनु कारणास्थश्च, तो इसमें कहीं भी विवेक ख्याति की बात नहीं है। दूसरा है समाधि भव, तो हाँ समाधि का बात उन्होंने जरूर किया है कि इसे समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि की ओर हमारा जो साधना है वो समाधि की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा है कैवल्य प्राप्ति, तो कैवल्य प्राप्ति की बात भी वो नहीं करते हैं, श्लोक में कैवल्य की बात नहीं की गई है। चौथा है कलेश तनुकारा, तो कलेश को मिनिमाइज करने की, कलेश को कम करने की बात उन्होंने जरूर कहा है। तो ऑप्शन 2 और 4 सही होगा। अब हम देखते हैं अपने कोड्स में। कोड ए कह रहा है कि 1, 2 और 3 आर करेक्ट, तो ये सही नहीं है क्योंकि 3 हमारा सही नहीं है, 1 भी सही नहीं है। 2, 3 और 4 आर करेक्ट, 3 सही नहीं है तो ये भी गलत हो गया। फिर 2 और 4 आर करेक्ट, 2 और 4 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारा सही है, तो सी में 2 और 4 दे रखा है, तो सी हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन हमारा है मत्स्येंद्रासना इज द बेस्ट योगा प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। एक आसन दिया गया है मत्स्येंद्र आसन, कहा जा रहा है कि ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा प्रैक्टिस है। अब रीजन कह रहा है कि मत्स्येंद्र आसना compress the abdomen and twist the spine to stimulate the functioning of pancreas and thereby helps to control diabetes। मत्स्येंद्रासना जो है कॉम्प्रेस करता है हमारे उदर रीजन को एंड ट्विस्ट करता है स्पाइन को, मेरुदंड को, जिससे कि पेनक्रियाज स्टिमुलेट होता है, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। ये रीजन कह रहा है।
तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है, शुगर की जो बीमारी है, वो पेनक्रियाज से रिलेटेड होती है। शुगर पे होता क्या है कि पेनक्रियाज की फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और उससे जो डाइजेस्टिव जूस है उसके जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, उसका सिक्रेशन कम होने लगता है। तो जैसे जैसे इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगता है, डायबिटीज़ की समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा शुगर का प्रॉब्लम है। अब देखिए जो मत्स्येंद्रासना है, तो मत्स्येंद्रासन का पोस्चर है। ऐसे मत्स्येंद्रासन के कई सारे वेरिएशन हैं, उसमें एक वेरिएशन, एक सिंपल जो बेसिक पोस्चर है वो मत्स्येंद्रासन का ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पाइन है, ये हमारा मेरुदंड है, मेरुदंड इसमें ट्विस्ट हो रहा है। और दूसरा ये जो हमारा उदर है, उदर कहीं ना कहीं हमारा कॉम्प्रेस हो रहा है, दब रहा है। तो ये हमारा जो उदर है, यहीं पे होता है हमारा पेनक्रियाज, ये रीजन है पेनक्रियाज का। तो जब हम स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं और उदर को कॉम्प्रेस करते हैं तो पेनक्रियाज की मसाज होती है। पेनक्रियाज के मसाज होने से होता क्या है कि इसके जो जब ये इंटरनली मसाज होता है तो इसका फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है, और ये धीरे धीरे जो डीएक्टिवेट हो रहा था, जो पेनक्रियाज का सिक्रेशन को कम कर रहा था, वो फिर से एक्टिवेट होने लगता है। और पेनक्रियाज से इंसुलिन, पेनक्रियाज जो है इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा था, वो धीरे धीरे अब इसके इंटरनल मसाज से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ने लगता है, इंसुलिन यहाँ से फिर से सिक्रेट होने लगता है। तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं कि मत्स्येंद्रासना का अभ्यास जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के लिए उपयोगी है, फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे भी जो हमारा एसर्शन है वो सही है और रीजन है वो भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो हम कह सकते हैं हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का। तो ए हमारा सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please stay connected and keep watching. Again, we meet with you in next video, such type of important and useful video. Namo Narayana.